नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस अकेडमी जोन के इस क्लास में। और ये जो क्लास है वो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। और इसी लेक्चर के बढ़ते हुए सीरीज में आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा चैप्टर है आज का जल संसाधन। अगर आपको वास्तव में बीपीएससी टीआरई 4 को क्लियर करना है तो आप स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए। इसी के संबंध में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर जो है आप एनसीईआरटी के नोट्स को लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से आप जो है एनसीईआरटी के नोट्स को बाई कर सकते हैं बिल्कुल कम कीमत पे, जहाँ पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का नोट्स मिल जाएगा। पीआरटी 6 to 8 टीएसटी पीएचटी के लिए, टीएसटी पीएचटी के जो भी लोग हैं उनके मेन सब्जेक्ट और जीएस में काम आ जाएगा। और यहाँ तक पीआरटी के लिए तो और 6 to 8 के लिए तो बिल्कुल बेस्ट नोट्स है। इतना महत्वपूर्ण नोट्स है, उतना जबरदस्त नोट्स है कि आपके टीआरई 4 को क्लियर कराने की क्षमता रखता है। और यहाँ पे कुछ जो है इसके जो सब्जेक्ट है वो उपलब्ध है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए अब हम बात करते हैं आज का जो क्लास है उस क्लास पे, जहाँ पे हम लोग जल संसाधन अध्याय को पढ़ना है। ओके, देखिए तो इस अध्याय में देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं चूंकि वही पढ़ा जाता है, मैं एक्स्ट्रा चीज पढ़ाने का प्रयास नहीं करता हूं ताकि आपका समय भी बचे और जो मेन क्रीम है वो आपको मिल जाए। ओके, तो इस पेज में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है, उसे देख लिया जाए। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है क्या, तो ये जो कुछ जल से संबंधित तथ्य दिया गया है और आंकड़े दिए गए हैं, इसमें कहा जा रहा है कि विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी जितना जल पृथ्वी पर उपलब्ध है उसका 96.5% भाग केवल महासागर में है और केवल 2.5% भाग जो जल है यह अलवणीय है। ठीक है, यानी 100% जल का मात्र 2.5% जो भाग है जल का वह अलवणीय है और यही जल हमारे पीने के लिए उपलब्ध है। लेकिन ध्यान रखना, विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ और चादरों के रूप में, हिमनद के रूप में मिलता है। कहने का मतलब यह है कि 96.5% संपूर्ण जल का महासागर में पाया जाता है जो लवणीय है, जिसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। और 100% जल का मात्र 2.5% ही ऐसा भाग है जो अलवणीय जल है जिसको पिया जा सकता है। और इस 2.5% का लगभग 70% भाग जो है यह जल अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर ये बर्फ की चादर के रूप में जो है ये जमा हुआ है। बचा 2.5% का जो है मात्र 30%, 2.5% का मात्र जो है 30% जो जल है यह हमें पीने के लिए उपलब्ध है। और यही जल जो है आपका भौम जल स्तर यानी भूमि के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है, देखिए यहाँ कहा भी जा रहा है कि जबकि 30% से थोड़ा सा कम भौम जल की जलभृत के रूप में पाया जाता है। यानी जो 2.5% अलवणीय जल है उसका मात्र 30% से भी कम जल उपलब्ध है हमारे पीने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका स्थान जो है 133वां है। और इसको आप याद रखना, कभी भी आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन ये 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है और भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है ये जल की समस्या से ग्रसित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है और ये रिपोर्ट है 2003 का संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास की रिपोर्ट है। चलिए अब इस पेज में देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण बातें, यहाँ पे ऐसा कुछ महत्वपूर्ण चीजें नहीं है और मैं आप सभी को बता रखा हूं कि देखिए यहाँ पे कहानी की तरह पढ़ना नहीं है। यहाँ पे जो मेन महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं ऑलरेडी जो है पढ़ के अंडरलाइन करके लाता हूं कि वास्तव में आपको पढ़ाना क्या है। ठीक है, ताकि आपका समय भी बचे और कम समय में हम लोग अच्छे से एनसीईआरटी को कंप्लीट कर पाए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है
कि अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो जल जो है यह क्या है, इसकी वितरण भी समान नहीं है। कहीं पे जल की मात्रा अधिक पाई जा रही है, कहीं पे जल की मात्रा कम है, ठीक ना। तो कहा जा रहा है और दूसरी तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या, ये भी एक जो है बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। यानी जल का प्रयोग सिर्फ घर के लिए ही नहीं हो सकता है, बल्कि जल का प्रयोग हम लोग फसल में करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि अनाज की उपज को बढ़ाना है, उस स्थिति में भी हमें जल का उपयोग करना होगा। जल की सिंचाई से हम लोग अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं और शुष्क ऋतु में खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। लीजिए ये जो पॉइंट है कि सिंचित कृषि में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, यह आपका टीआरई 3rd का जो है प्रश्न बन चुका है। क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक जल का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो खेतों की सिंचाई के लिए जो जल का प्रयोग होता है उसमें सबसे अधिक जल होता है, या सबसे अधिक जल का प्रयोग उसी में होता है, खेतों की सिंचाई में। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लाइनें दी गई हैं, इसको देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। यानी जो उद्योग होते हैं उनको सिर्फ जल से हम लोग नहीं चला सकते हैं, बल्कि उनको चलाने के लिए जो है ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और इसकी काफी हद तक पूर्ति जो है जल विद्युत से की जाती है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग, कितना भाग, तो 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। आप ऐसे समझिए कि ये जो उद्योग धंधे हैं जो लगे हुए हैं, जिनको चलाया जा रहा है, इनको सिर्फ हम लोग जल से नहीं चला सकते हैं, बल्कि विद्युत की भी आवश्यकता पड़ती है। तो भारत में जल से 22% हिस्सा विद्युत प्राप्त होता है। यानी भारत में जितना भी बिजली का उत्पादन होता है, मान ली 100% है, इस 100% में से 22% जो हिस्सा है यह जल से विद्युत बनाई जा रही है। यानी 22% हिस्सा जो है यह जल से विद्युत बन रही, इस बात को ध्यान रखना, 22%। नेक्स्ट देखा जाए तो इस पेज पे कुछ और महत्वपूर्ण जो है लाइनें को अंडरलाइन नहीं किया गया है। आगे बढ़ा जाए तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कोई महत्वपूर्ण लाइन को अंडरलाइन किया गया नहीं, यहाँ पे है। आइए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें अब देखिए लिखा गया है कि आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन के लिए भी किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी नदियों के ऊपर बांध बनता है, उस बांध का प्रयोग सिर्फ जो है उस पानी को इकट्ठा करना नहीं होता है, या सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं करना होता है, बल्कि आजकल के जो बांध बनते हैं उसका कई ज्यादा जो है उद्देश्य होते हैं। जैसे कि कुछ उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है कि जो भी बांध बन रहे हैं उससे हम लोग जो है औद्योगिक के लिए जल भी दे देते हैं। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण भी होता है, बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ कुछ मनोरंजन के खेल भी उसमें खेले जाते हैं, कुछ आंतरिक नौचालन किया जाता है, यहाँ तक कि मछली पालन होता है, और इस बांध के माध्यम से कुछ परियोजनाएं भी चलती हैं जिसमें से बिजली की उत्पादन भी होती है और सिंचाई के लिए नहरें भी निकाली जाती है। तो बांध के माध्यम से कई सारे काम होते हैं और कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि बांध क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक उद्देश्य को नहीं बल्कि बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे देखा जाए तो आगे कहा जा रहा है
कहा गया, हाँ, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हरिकुंड परियोजना और जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। यानी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलुज नदी पे, तो इसका भी कई सारे उद्देश्य है। इसके अलावा महानदी बेसिन में जो हीराकुंड बांध बनाया गया है या हीराकुंड जो परियोजना है, इसका भी कई सारा उद्देश्य है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी परियोजनाएं बनती हैं उनका सिर्फ एक उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ये जो लाइन है, ये लाइन महत्वपूर्ण है। ये लाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है टीआरई 2 में कि किसने जो है क्या बोलते हैं एक मिनट, इसने जो है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है बांधों को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ठीक है, उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो नदियों पे जो बांध बनते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य बहुत ज्यादा होता है, कई सारे उद्देश्यों को ये फुलफिल करते हैं, तो उसके संबंध में जवाहरलाल नेहरू का मत है कि ये जो बांध है, ये बांध दरअसल सिर्फ बांध नहीं है बल्कि वर्तमान भारत के जो है क्या है, आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ठीक है ना, इनका कथन था। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बांध की वजह से ग्रामीण विकास हो सकती है, गाँव में सिंचाई की पानी जा सकता है, इसके अलावा विद्युत का उत्पादन हो ही रहा है, बाढ़ को नियंत्रित किया जा रहा है, तो बहुत सारे ये जो है, इसके अलावा औद्योगिकरण भी हो रहा है, तो ये बहुत सारे हमारे जो आवश्यकता है ये पूर्ति करता है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लाइन दिया गया है, इससे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। कहने का मतलब यह है कि देखिए, कोई भी बांध या कोई भी परियोजना जब शुरू होती है तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जब ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू हुई थी, जैसे कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जब बनाया गया था या बन रहा था, तो उसमें वहां के जो किसान थे, वहां के जो आम जनता थी, वहां के जो पर्यावरणविद थे, वे लोग इसका विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि इससे जो है हमारी नुकसान होगी, ये जो जंगल है वो डूबने वाले थे। तो इसके अलावा टिहरी की भी बात की जा रही है कि टिहरी परियोजना के चलते भी कुछ आंदोलन हुए। तो ये जो आपका कह सकते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन दोनों जो है बांध के रोकने के चलते ही ये आंदोलन शुरू हुए थे। ठीक है ना, क्योंकि बांध के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। आगे बात की जाए तो इस पेज पे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लाइन दिया गया है, इसे हम लोग एक बार एक नजर दौड़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन या एनजीओ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है जिसे एक एनजीओ कहा गया है। ये जो है जनजाति लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर के विरोध में लामबंद करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब नर्मदा नदी पर बांध बन रहा था, परियोजना शुरू हो रही थी, तो उस परियोजना को रोकने के लिए, क्योंकि वहां पे जो है जंगल कुछ डूब रहे थे, तो इसके चलते नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हो रहा था, जिसमें एक गैर सरकारी संगठन है यानी एक एनजीओ था, और इस एनजीओ में कुछ जनजाति लोग थे, किसान थे और पर्यावरणविद थे। और ये लोग जो थे, ये जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू किया गया था, और गुजरात में नर्मदा नदी पर इस बांध के चलते ये शुरू हुआ था। और इनका कहना था
कि मूल रूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दे पर केंद्रित था। यानी यह जो परियोजना, यह जो आपका आंदोलन शुरू हुआ था, इसका शुरू में मुद्दा था कि जो इस पानी में जंगल डूब रहे हैं उनको क्या करना है, बचाना है, ठीक ना, इस परियोजना को चालू नहीं होने देना है। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना हो गया। और ये जो मुद्दा पहले चल रहा था वह मुद्दा अब और ज्यादा जो है बढ़ गया, और इसमें अब उस नर्मदा नदी के चलते जो लोग वहां से विस्थापित हुए उनको भी उनका पुनर्वास दिलाना भी जरूरी है सरकार से, यह भी मुद्दा उसमें अब जुड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, मतलब कि जो अभी तक आंदोलन चल रहा था वह व्यर्थ नहीं जाएगा, वो सफल होगा, और जो लोग विस्थापन हुए हैं या विस्थापन का सुख स्वीकार किया गया, विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। मतलब कि लोगों ने चलो कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये परियोजना शुरू हो रही है तो हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों तो फायदा होगा, यहाँ से सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, विद्युत उत्पादन होगा, तो बहुत सारे लोग इससे कुछ फायदे इनको होगा। प्राय रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया। और यह बताया जा रहा है कि रिहंद के परियोजना शुरू होने के कारण कुछ लोग इससे जो है काफी क्षुब्ध हुए, उनको कुछ नुकसान ही हुई, लेकिन वे लोग जो है देश के लिए कुर्बानी के तौर पर इसे लिया। परंतु अब 30 साल कड़े अनुभव के बाद अब उनकी जो है आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है। मतलब कि ये जो लोग हैं जो यातनाएं सह रहे हैं, अब उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ गई है, और ये पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी के लिए क्यों चुना गया। यानी देखिए, कहने का मतलब है कि ये जो परियोजना शुरू हुई तो इस परियोजना को जो है स्थगित करने के लिए या बंद करने के लिए प्रयास किया गया, क्योंकि इससे नुकसान है, और इसके संबंध में लोगों ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कोई बात नहीं, अगर हमें क्षतिपूर्ति मिल जाती है, हमारी समस्या सुना जाता है, तो ये आगे चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक ना। तो लोगों ने यहाँ तक कि जो है पुनर्वास की भी मांग की थी। ठीक है, कुछ लोग जो टिहरी बांध की वजह से विस्थापित भी हुए तो उन्होंने भी अपनी आत्मकथा यहाँ पे सुनाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए ये बात जरूरी है, कहा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात नदी में, गुजरात की नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य जो है इसके लाभ उठाते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन चुका है TR 2 में, क्लास 6 से 8 का जो SST का एग्जाम हुआ था वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका सरदार सरोवर बांध से किन राज्यों को लाभ मिलता है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में जब शुरू हुआ था तो इसमें 9490 गांव तथा 173 कस्बे तथा राजस्थान के 124 गांवों को सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को ये आवश्यकता को पूरा करता है। ठीक ना, यानी इतने जो है गांव इससे फायदे उठा रहे हैं इस परियोजना से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन कौन राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्र में अत्यधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए थे। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि गुजरात का जो साबरमती नदी है, इस नदी बेसिन में चूंकि बांध बनाया गया था और बांध के बाद जो पानी था वह नगरीय क्षेत्र में दिया जा रहा था सूखे के समय। तो जब नगरीय क्षेत्र में पीने के लिए पानी के तौर पर सूखे के समय यह दिया जा रहा था तो उस समय जो किसान थे यह उपद्रव मचाने लगे। उनका कहना था कि हमारे लिए पानी नहीं दिया जा रहा है, हमारे खेतों की सिंचाई नहीं हो रही है और यह पानी नगरीय क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो इसके लिए जो है ये उतारू हो गए थे, या कह सकते हैं ये झगड़े पर उतर गए थे। चलिए नेक्स्ट बात की जाए अगले पेज पर। तो अगला पेज पे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए
जाने से ये शुरू हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि कृष्णा कृष्णा गोदावरी की एक सहायक नदी है जो है कोयना। तो कोयना पर जब महाराष्ट्र सरकार ने बांध बनाई और विद्युत परियोजना शुरू किया, तो बांध बनाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसका जो पानी था, अब वह पानी जो है कर्नाटक और जो है आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नहीं पहुंच रहा था उनकी नदियों में। तो वहां पे जो पानी की कमी से जो है देश मतलब कि सफर करने लगे। तो ये लोग जो है क्या किए, आवाज उठाए। इनका कहना था कि आपने जो ये परियोजना शुरू कर दी है रिहंद नदी पर, इसके चलते हमें दिक्कत हो रही है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों ने मिलकर महाराष्ट्र सरकार के विपक्ष में जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। ठीक ना। तो यही मुद्दा था। और ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके टीआरई का प्रश्न बन चुका है। प्रश्न था कि कृष्णा गोदावरी नदी विवाद में किन राज्यों में ये विवाद चल रहा है। कृष्णा गोदावरी विवाद जो है किन जो है राज्यों के बीच में चल रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक ना। तो चूंकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो सरकार थी, उन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर जाके एफआईआर किया कि ये जो महाराष्ट्र सरकार है, ये गोदावरी कृष्णा और गोदावरी नदी के जो सहायक नदी है कोयना, उसके ऊपर इन्होंने एक विद्युत परियोजना शुरू किया, जिसके चलते हमारे यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, अब इस पेज में और देखा जाए तो और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है पॉइंट। चलिए, यहां पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे देख लिया जाए। तो देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि मैं यहां से देख लेता हूं, एक मिनट। चलिए, कहा जा रहा है कि पहले के जो लोग थे, तो पहले के लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। हमारे जो पूर्वज थे, उनको जो है वर्षा की पद्धति के संबंध में और मृदा के बारे में अच्छे से जानकारी थी, गहरा ज्ञान था। और उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रह के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। कहने का मतलब यह है कि हमारे पूर्वज हर चीज को अच्छे से मैनेज कर लेते थे। यहां तक कि जो वर्षा होता था और ये जो मृदा होती थी, इसको भी अच्छी तरह से समझते थे कि किस तरह से हम वर्षे के पानी को जो है प्रयोग कर सकते हैं, मृदा को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, इसके बारे में उनको गहरा ज्ञान था। यहां तक कि उन्होंने जो उनके पास परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के अनुसार वे वर्षा जल को, भौम जल को और नदी जल को, यहां तक कि बाढ़ के पानी को भी संग्रह करने का उनको तरीका आता था। ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, कि जो लोग पहाड़ में या पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे, वे लोगों ने गुल अथवा कुल, जो पश्चिमी हिमालय में कहा जाता है, जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाए जाते थे। कहने का मतलब है कि जो पहले के लोग थे, वे लोग जो है खासकर पश्चिमी हिमालय या जो लोग पहाड़ों में या पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे, ये लोग जो है नदी से एक नाली बनाकर लाते थे। और जब नाली बनाकर नदी से लेकर आते थे खेतों तक, तो वहां से जो है पानी आता था और फिर उसी से सिंचाई करते थे। और ये जो वाहिका होती थी, इसको वे लोग गुल कहते थे या कुल कहते थे। और ये भी आपका टीआरई का प्रश्न बन चुका है, टीआरई 3 का। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट देखिए, अब कहा जा रहा है कि पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। शुरू में, या कह सकते हैं कि पहले जो है राजस्थान में, चूंकि राजस्थान पानी की समस्या से जूझता हुआ एक राज्य है, तो राजस्थान में जो लोग रहते थे या जो लोग हैं, वे लोग वर्षा जल का संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इसका प्रयोग जो है ये पानी पीने के लिए करते हैं। ठीक है ना। और यह जो है उनका एक आम तरीका है जल को संग्रहण करने का। जबकि पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल के खेतों के लिए
उपयोग में लाया जा सके। अब देखिए यहाँ पे बात है पश्चिम बंगाल की, और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ के जो मैदान होते हैं तो वहां के जो लोग होते हैं अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल के लिए कुछ नाली बनाते हैं, और जो बाढ़ का जो जल है इस नाली के माध्यम से आता है और इसके माध्यम से इस पानी को ये इकट्ठा कर लेते हैं किसी गड्ढे में या किसी जो है तालाब में, और इसके माध्यम से फिर अपना ये सिंचाई कर लेते हैं। अब देखिए कितना अच्छा तरीका है कि बाढ़ आया, उस बाढ़ के पानी का जो है एक नाली के माध्यम से कहीं और ले जाया गया और फिर वहां पे इकट्ठा कर लिया गया, और जब जरूरत पड़ा तो इसी से हमने अपना खेत को सींच लिया। यह काम होता था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उपयोग कर लेते थे, और राजस्थान के जिले जैसे जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्र में जोहड़ इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए ये जो है गड्ढे बनाए जाते थे जिससे खेतों की सिंचाई होती थी। इसी तरह से राजस्थान में भी कुछ जो है व्यवस्था की गई थी जिसमें आपका जैसलमेर में खादिन होता था, खादिन, और अन्य जो क्षेत्र होते थे राजस्थान का वहां पे जोहड़ देखने को मिलता था जहां से पानी इकट्ठा की जाती थी और खेतों की सिंचाई हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण लाइन नहीं है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर अभी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे देख लेते हैं पहले यहां से। ठीक है, एक मिनट, ओके, चलिए क्या हो रहा है, ओके। देखिए अब यहां पे कहा जा रहा है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका, भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे के जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा एक टांका होता था। कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान के जो आपका अर्ध शुष्क और शुष्क वाला जो क्षेत्र है विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर, तो इस क्षेत्र में हर घर में पीने के पानी के लिए लगभग एक अंदर जो है एक टंकी हुआ करता था, भूमिगत टंका, ठीक है ना। तो इसमें ये लोग जो है वर्षा का जल इकट्ठा करते थे, और ये जो टंकी हुआ करता था या टैंक हुआ करता था इसे लोग वहां पे टांका कहते थे, ठीक ना। और ये जो कि इतना बड़ा होता था कि लगभग इसकी आकार जो था ये 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर ये चौड़ा टांका हुआ करता था। और टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा होता है। यानी इसी टांका में या इसी टैंक में जो है छत से आने वाली वर्षा जल को जो है इकट्ठा किया जाता था, जिससे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। यानी ये जो टांका होता था कहाँ पे लगता था, तो जो आंगन हुआ करता था वहां पे, या फिर उनके जो है मुख्य घर पर, मुख्य घर के नीचे, ठीक ना। वे घरों की ढालवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते थे। यानी जो टांका होता था पहले वह पाइप के माध्यम से छत से आकर उस टैंक में एक पाइप लगा होता था और फिर छत से जो पानी आता था उस टैंक में जाकर इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, आगे देखा जाए तो छत से वर्षा जल का पानी इस नाले से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था जहां से इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नाले को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जा सकता था। इसके बाद होने वाले वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। कहने का मतलब यह है कि जब ये टांका लगा हुआ था या टैंक जो लगा रहता था उनके जो है घरों में, तो जब वर्ष में पहली बारिश होती थी तो उस पहली बारिश के जो पानी होता था उस पानी से छत को साफ किया जाता था। इसके अलावा उसी पानी से जो पाइप हुआ करते थी टंकी के साथ लगी रहती थी उस जो है पाइप को भी साफ किया जाता था। और पहला जो वर्षा होता था उस पानी को जो है इकट्ठा नहीं किया जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा, बल्कि सफाई का काम हो जाता था। इसके बाद जो भी वर्षा होती थी उस पानी को उस टैंक में इकट्ठा करके रखा जाता था ताकि बाद में प्रयोग उसका हो सके। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टांका में
वर्षा जल अगले वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यानी इसकी इतनी क्षमता होती थी इस टैंक की कि इसमें जो पानी इकट्ठा होता था वो अगले साल वर्षा ऋतु आने तक चलता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बन जाता है, ठीक है ना। और यह टैंक इतना अच्छा होता था, इतना बड़ा होता था कि जल की कमी की इनकी जो समस्या थी इसको ये खत्म कर देता था और अगला जो वर्षा जल या जो वर्षा का समय आने वाला था तब तक यह एक साधन बन जाता था। वर्षा जल अथवा पालर पानी, ध्यान रखिएगा इसको, ये जो राजस्थान में वर्षा जल हुआ करता था इसको पालर पानी के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि इस क्षेत्र में पुकारा जाता था। यानी ये जो बाड़मेर, इसके अलावा फलोदी जो क्षेत्र हुआ करता था जहाँ पे टैंक लगी होती थी, उसको वर्षा जल को पालर पानी के नाम से भी जाना जाता था, जिसे ये क्षेत्रीय नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा खास करके प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। यानी ये जो पालर पानी है या वर्षा का जो जल है जो टैंकों में इकट्ठा हुआ है, यह जल का एक शुद्धतम रूप माना जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे। जो टांका या टैंक भूमि के अंदर गड़ा होता था उसके साथ साथ कभी कभी जो है रूम भी बना लिए जाते थे भूमिगत, ताकि इस उद्देश्य से कि वह जो कमरा होगा वह ठंडा रहेगा गर्मी के दिनों में, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। आगे बात की जाए तो यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक मिनट, कुछ और शायद चीजें छूट रही हैं, ठीक है, देख लेते हैं। कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, मैंने बोला था कि कुछ छूट रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य है, इसको देखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानसीरम जहां पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसी मेघालय की जो शिलांग जो है राजधानी है, तो यहाँ के आसपास जो चेरापूंजी है और मानसीराम है, आप जानते हैं कि यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन इसी मेघालय की एक मिनट, इसी मेघालय की जो शिलांग से 55 किलोमीटर दूर, इसी मेघालय की शिलांग से 55 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की स्थिर गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग का लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से हो जाती है। देखिए, तो कहने का बात यह है कि आप जानते हैं कि मेघालय में जो मानसीराम है, ये पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा वहां पे होता है। लेकिन एक जो है कितनी रोचक बात है कि जहां पे एक ही राज्य में एक जगह एकदम पानी भरपूर हो रहा है और उसी का मात्र 55 किलोमीटर दूर एक ऐसा भी शहर है जहां पानी की समस्या से जूझ रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चला जाए तो देखिए यहाँ पे कुछ अन्य भी तथ्य है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह दुख की बात है कि आज पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर की वजह से उपलब्ध 12 मासी पेय जल के कारण कम होती जा रही है। यानी आप जानते हैं कि जो राजस्थान है, तो पहले राजस्थान में ये छत वर्षा जल संग्रहण की रीति आम था, लेकिन जब से जो है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, यह जब से राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है, तब से इस नहर से क्या होता है कि राजस्थान के लोगों को पीने का पानी मिल जाता है। तो यह जो छत वर्षा जल संग्रहण की जो रीति है अब यह कम हो रही है, ठीक है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक ना। यानी यहाँ पे बात यह कहा जा रहा है कि राजस्थान का जो ये राजस्थान है, यहाँ पे अब जो छत वर्षा जल संग्रहण का जो तरीका है वो कम हो रहा है क्योंकि वहां पे अब जो है इंदिरा गांधी नहर से लोगों को पीने का पानी मिल जाता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो
छत जल संग्रहण का ही तरीका अपना रहे हैं, क्योंकि उनको नल का जो पानी है जो इंदिरा गांधी नहर से आ रही है वो अच्छा नहीं लग रहा है, उसका स्वाद अच्छा उनको नहीं लग रहा है। ठीक है, ये बात हमने समझ लिया। आगे फिर कहा जा रहा है कि कर्नाटक के मैसूर जिला में स्थित एक गांव है जिसका नाम है गंडाथुर। तो कर्नाटक के मैसूर जिले के सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति जो है छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था की हुई है, और गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है। यानी कर्नाटक के मैसूर जिला में एक गांव पड़ता है गंडाथुर। तो इस गंडाथुर गांव के जो लोग हैं वो लोग भी छत वर्षा जल का प्रयोग करते हैं, और वहां पे लगभग 200 ऐसे घर है जहां पे छत वर्षा जल का जो तरीका है यह अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, और ये जो था बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली ये आपका टीआरई 3rd का क्वेश्चन बन चुका है। देखिए मैं इसलिए बोलता हूं ना कि कुछ पढ़िए ना पढ़िए लेकिन आप जो है एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। ठीक है, अब देखिए बांस ड्रिप सिंचाई इसको पढ़ते हैं। तो मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा पाइप द्वारा एकत्रित करके लगभग 200 पुरानी विधि प्रचलित है। यानी ये जो मेघालय राज्य है यहाँ पर बांसों के माध्यम से जल को, जो झरना हो गया या नदी हो गया, उस नदी या झरने के जल को बांसों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है और फिर जो है ये खेतों को सींचा जाता है। और यह लगभग 200 पुराना विधि है मेघालय में। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है। यानी एक बार में 18 से 20 लीटर जो पानी है बांस की पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। यानी जो स्पीड होती है उसको कम कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है इसके अंतर्गत जो भी नदियां होती हैं या जो भी झरने होते हैं उनके पानी को उस बांस के माध्यम से जो है लाया जाता है और एक बार में लगभग 18 से 20 लीटर पानी उस बांस में आ जाती है और फिर उस बांस को जो है जोड़ते हुए खेतों तक पहुंचाया जाता है और फिर जो पानी उसमें आती है उसकी स्पीड घटाकर 20 से 80 बूंद प्रति मिनट कर दिया जाता है और फिर पौधे में छोड़ दिया जाता है और इस तरह से मेघालय में सिंचाई होती है बांस ड्रिप प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पहाड़ी शिखरों पर जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पर सदानेरा मतलब कि नदियों या झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए बांस से पानी आ रही है, कहने का मतलब है कि जो झरना होता है या जो नदियां होती है उनकी दिशा कुछ और होता है, लेकिन इस बांस के माध्यम से उसके पानी को आराम से ले लिया जाता है और ठीक ना, और उसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक आराम से पहुंच जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लिया जाए। ओके, यहां पे कुछ बातें लिखी गई हैं, इसको भी समझ लिया जाए। और आगे कहा जा रहा है कि बांसों से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस का पाइप से बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इसकी स्थितियों परिवर्तित करके नियंत्रित किया जाता है। कहने का मतलब है कि शुरू में तो एक ही आपका पाइप लगा होता है, बाद में जो है यहाँ से कुछ शाखाएं भी निकलती है और अलग अलग जगह पे पानी का जो वितरण कर दिया जाता है इस बांस के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ बातें हैं, इसको समझ लीजिए जाए तो संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पंथारण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयोग की जाती है। अंतिम चरण सेक्शन के पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। यानी इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जल की सिंचाई होती है। अब उतना हम लोग को डीप जाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है और यह जो पॉइंट है यह बीपीएससी का सदाबहार चित्रहार जो है ये क्वेश्चन है। जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए उस हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं बोला सदाबहार चित्रहार है। देखिए, कहा जा रहा है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है और इसके संदर्भ में कोई व्यक्ति दोषी
पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। कहने का मतलब है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है भारत का जिसमें हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण करना कानूनी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी सबको ये छत वर्षा जल इकट्ठा करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो यह जो है यह चैप्टर हमारा खत्म हुआ मेरे ख्याल से, हाँ खत्म हुआ। और हम लोग चलते हैं अब, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं चौथा, और चौथा हमारा चैप्टर क्या होगा, तो शायद मेरे ख्याल से कृषि होगा। ठीक ना, तो आप लोगों का कमेंट भी था, लोग कहे भी थे कि सर लंबा लंबा क्लास लीजिए, टाइम नहीं है, तो बिल्कुल हम प्रयास करते हैं कि लंबा लंबा क्लास ले। एक और चैप्टर हम लोग निपटाने का प्रयास करेंगे इसमें। ओके, देखते हैं आगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट। ओके, कृषि है, तो अब ये जो कृषि है इसे भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये कृषि अध्याय जो है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे बनता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक आजीविका निर्वाह कृषि होती क्या है, इसे समझने का प्रयास किया जाए। तो देखिए, कहा जा रहा है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजार जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करते हैं। कहने का अर्थ है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि मतलब कि जो कृषि हो रही है वह सिर्फ जीवन को चलाने के उद्देश्य से की जा रही है। तो ये जो कृषि है, यह कृषि शुरू में की जाती है और जीवन के चलाने के उद्देश्य से की जाती है। और यह जो कृषि होती है, यह एक छोटे से टुकड़े, भूमि के टुकड़े पर की जाती है। ठीक ना, और इस कृषि को आदिम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी भूमि निर्वाह कृषि कहिए, आदिम कृषि कहिए, इसी को जो है आपका दहन कर्तन जो है कर्तन कृषि भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना, छोटे भूखंड पे की जाती है। और इसमें जो औजार प्रयोग होते हैं, कोई लकड़ी का हल होता है, इसके अलावा डाव होता है, कुछ खुदाई करने वाली छड़ी होती है, और इसमें इस कृषि में परिवार के लोग होते हैं और या कुछ समुदाय के लोग काम करते हैं। ठीक ना, और यह जो कृषि होती है, यह कृषि प्रायः मानसून के समय में या मृदा की प्रकृति पर निर्भर करती है कि मृदा की प्रकृति कैसी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसी में और देखा जाए, इसी में और कहा जा रहा है कि यह दहन कर्तन दहन प्रणाली है। क्या है, यह जो कृषि है इसे दहन कर्तन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक ना, कृषि है, किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। जब कृषि की उर्वरकता जो है कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कहने का मतलब है कि दहन कर्तन कृषि, या जिसे हम लोग आदिम कृषि कहते हैं, ठीक ना, आज जो है, इसके अलावा जिसे हम लोग जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, यह कृषि एक जंगल को साफ करके एक पेड़ पौधे को काटा जाता है एक छोटे भूखंड पर, फिर उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद जो राख होती है उसको किसी हल के माध्यम से, लकड़ी के या किसी डाव के माध्यम से या कुछ छड़ी उड़ी के माध्यम से उसको जो है जोता जाता है। उसके बाद उसमें बीज डाल दी जाती है और फिर वो फसल होता है, तो उससे अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि एक ऐसा सभी समय आता है कि इस जो जमीन है या जो कृषि है या जो खेत है, इसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है। तो जब उर्वरकता खत्म हो जाएगी तो वहां पे किसी और प्रकार के फसल नहीं होंगे, तो फिर ये जो लोग होते हैं उस खेत को छोड़ देते हैं और कहीं और चले जाते हैं। तो फिर वहां पे क्या होता है, फिर वहां पे जो पेड़ पौधे जो है उग जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसी को जीवन निर्वाह कृषि, दहन कर्तन कृषि या आदिम कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मेघालय, मिजोरम, और देखिए अब कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, मेघालय
और मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम कृषि। और लीजिए बीपीएससी टीआरई से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, क्लास 6 to 8, 1 to 5 सब में पूछा गया है, ठीक ना। यानी आपका उत्तरी पूर्वी राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। इसके अलावा मणिपुर में इसे पामरू बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। कहाँ पे दीपा कहते हैं? तो आपका छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेगा। चलिए, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, उत्तरी पूर्वी राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम कृषि, मणिपुर में पालमू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे ये जो है ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए टीआरई 2 में क्लास 6 to 8 एसएसटी के पेपर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि झूम कृषि जो है जिसे कर्तन दहर प्रणाली कहते हैं, ठीक है, कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, यानी दहन कर्तन कृषि जो है इसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा। वेनेजुएला में कोनिको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मोसले, इंडोनेशिया में इसे लदान कहते हैं और वियतनाम में रे कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन क्लास 6 to 8 का एग्जाम जब एसएसटी का होगा ना, देखिएगा फिर से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहां तक पीआरटी में क्वेश्चन देखने को आता है यहां से। चलिए और देखा जाए तो भारत में यही प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे और मैं ऊपर कर लूं फिर बताऊं, जैसे कि, एक मिनट, ओके, जैसे कि मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडावी और कोमान, उड़ीसा में पामाडावी और कोमान या बारिंगा, ठीक ना। पश्चिम घाट में इसे कुमारी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, ठीक है, और हिमालयन क्षेत्र में इसे खिल के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कुरावा या उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा, रट के घोल के पी जाइए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट, एनसीईआरटी जो है ना, यही आपकी नैया को पार लगाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे मित्र। चलिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ पे गहन जीविका कृषि। अब ये क्या होता है? अभी तक हमने दहन कर्तन कृषि पढ़ा, जिसे आदिम कृषि कहा गया, जिसे जीवन निर्वाह कृषि कहा गया। अब ये है गहन आजीविका कृषि, मतलब कि जीवन जीने के लिए कृषि तो होगा लेकिन गहन तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से होगा, ठीक ना। और इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब कि ये जो गहन आजीविका कृषि है ऐसे जगह पर होगी जहां पे जनसंख्या सघन पाई जाती है, अधिक जनसंख्या पाई जाती है, धरती पर दबाव या भूमि पर दबाव ज्यादा है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि गहन निर्वाह कृषि में चूंकि भूखंड भी ज्यादा नहीं होता है, तो एक छोटे से क्षेत्र में लोग इस तरह से मेहनत करते हैं, इस तरह से खाद उर्वरक देते हैं ताकि कम जो है भूमि पर उनके अच्छे खासे फसल हो सके, उनके जो है परिवार जीवित रह सके, भोजन प्राप्त कर सके, ठीक ना। इसलिए से गहन जीविका कृषि के नाम से जाना गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अधिक श्रम लगता है, यहाँ पे इसके अलावा रसायन की भी प्रयोग की जाती है। चलिए आगे बात की जाए, आगे इसी के संबंध में और देखा जाए तो यहाँ पे और कुछ बातें हैं, इसे देख लिया जाए। ओके, अब यहाँ पे देखिए वाणिज्य कृषि क्या होती है। वाणिज्य कृषि, क्योंकि जानते हैं वाणिज्य मतलब व्यापार, जो कृषि होगी अब व्यापार के उद्देश्य से, यानी रोकड़ा पैसा कमाने के उद्देश्य से होगा। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशकों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और
कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है। यानी जो भी किसान इस तरह की वाणिज्य कृषि करता है उसका उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा वह फसल उगा सके, ठीक है। और उसके लिए वह जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाना है लगा लेता है, कीटनाशक का प्रयोग करता है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करता है, अच्छे खासे बीजों का प्रयोग करता है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है, यानी अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं वाणिज्य कृषि का। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल एक क्या है, वाणिज्य कृषि है। यानी हरियाणा और पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे चावल अगर उगता है तो बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ये ऐसे राज्य जहां पे चावल उगाया जाता है सिर्फ खाने के लिए, न कि बेचने के लिए। वो अलग बात है कि जरूरत पड़ता है तो हम लोग एक मन दो मन या क्विंटल के हिसाब से बेच लेते हैं, ठीक ना। एक फसल है, यानी ये जो है हरियाणा पंजाब में चावल एक वाणिज्य फसल है, परंतु उड़ीसा में एक आजीविका फसल का उदाहरण है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए तो आगे रोपड़ कृषि की बात की जा रही है। अब यहाँ पे हम रोपड़ कृषि की बात करें तो देखिए रोपड़ कृषि का मतलब क्या हुआ। रोपड़ कृषि का मतलब हुआ कि किसी पौधे को जब रोपा जाता है तो रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। कैसी खेती है, वाणिज्य, मतलब कि पैसे के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। यह भी आपका टीआरई का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि रोपड़ कृषि में जो खेती होगी उसका भी उद्देश्य वाणिज्य होता है, पैसा कमाना होता है। और इस खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और उसमें एकल फसल बोया जाता है, मतलब किसी एक ही फसल को बोया जाता है, ठीक ना। और रोपड़ कृषि उद्योग कृषि के बीच का एक अंतःपृष्ठ जो है, ये अंतरपृष्ठ है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो रोपड़ कृषि होती है, यह रोपड़ कृषि किसी जो ऐसे किसान के द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है फसल बेचकर, ठीक ना। और रोपड़ कृषि में एक बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है और किसी खास पौधे को बोया जाता है, जैसे कि कपास हो गया, जैसे कि आपका चाय हो गया, ठीक ना, जैसे कि आपका जो है लीची का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, ठीक है, दैट इज रोपड़ कृषि, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये भी कहा जा रहा है कि भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि ये महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं, ठीक ना। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी मुख्य रोपड़ फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी, ठीक ना, मुख्य फसलें हैं रोपड़ की। चूंकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए किया जाता है, ठीक है, बिक्री के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखा जाए, सस्य प्रारूप है क्या, इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सस्य प्रारूप में कहा जा रहा है कि भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं, मतलब कि 3 प्रकार के ऋतुएं या मौसम देखने को मिलती है भारत में। एक होता है रबी, खरीफ और जायद। रबी मतलब जहां पे गेहूं, सरसों, ये तीसी वगैरह बोया जाता है। खरीफ मतलब कि धान की जो फसलें होती है, खरीफ की मौसम होती है। जायद का मतलब कि रबी और खरीफ के बीच का जो समय होता है उसमें जायद की फसल बोई जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी, सब्जी, ये सभी जायद की फसल है। अब यहाँ पे है क्या कि रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर, यानी जो रबी का जो फसल होगा यह शीत ऋतु में यानी ठंड के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, बीच में इसे बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी का समय आता है तो अप्रैल से जून के मध्य में इसे काट लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके एग्जाम्पल कौन है, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये कुछ मुख्य जो है रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं और अन्य जो है रबी फसलों का उत्पादन होता है, ठीक ना। यानी जो आपका उत्तरी पश्चिमी जो राज्य हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश,
तो यहाँ पे जो रबी फसलों में गेहूं और अन्य फसलें जो है बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। कहने का मतलब यह है कि जब रबी की फसल आपके जो है उत्तर पश्चिमी भागों में की जाती है, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है, और बारिश होने के कारण क्या होता है कि वहां पे जो आपका रबी की फसल होता है वो अच्छे खासे उसका उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखा जाए तो कहा जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की जो है सफलता भी हुई, और उर्वरक जो उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक भी रहा है। यानी आपका जो है पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हरित क्रांति के अच्छे खासे लाभ भी हुए, जिसके चलते रबी की फसल काफी अच्छी खासी वहाँ पे हो जाती है। अब हम बात करते हैं खरीफ की फसलों के बारे में, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। कैसे? तो खरीफ का जो फसल है ये देश के विभिन्न क्षेत्र में बोया जाता है, और मेन इसका होता है मानसून का समय। जब मानसून का आगमन होता है आपके जून के महीने में, तो इसके साथ बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है। कब काटी जाती है? सितंबर और अक्टूबर के आसपास ये काट ली जाती है। शीत ऋतु में, माफी चाहूंगा, इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन है? तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मतलब कि अरहर, जिसे हम लोग बिहार में रहर कहते हैं। इसके अलावा मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। यह जो फसलें हैं यह आपके फसल किसके हैं? खरीफ के। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कुंकण तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। ये चावल की बेल्ट है। कौन कौन सा? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे अच्छे खासे चावल की खेती की जाती है। आगे देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गया है चावल। ठीक ना? इसके अलावा असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती है। कौन कौन सा? तो आस, अमन और बोरो, दोनों, ये तीनों याद रखिएगा। आस, अमन और बोरो, ये तीनों जो है धान की फसल है, धान की किस्म है। ठीक ना? और कहाँ पे बोई जाती है? तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों जो है धान की किस्म है, और ये आस, अमन, बोरो, ये यहाँ पे बोई जाती है। नेक्स्ट है कि रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। मतलब कि रबी और खरीफ जो फसल होते हैं उनके बीच कुछ समय जो बच जाता है, उस समय में जो फसलें बोई जाती हैं उनको जायद फसल कहा जाता है। और जायद मुख्य रूप से इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जी और चारे की फसलें की खेती होती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। और देखा जाए बिहार में गन्ने की सबसे अधिक कृषि कहाँ होती है? तो ये पश्चिमी चंपारण जो है जिला है, वहां पे की जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और टीआरई का प्रश्न बन चुका है। देखिए मुख्य फसलें की बात की जाए तो मीठी जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि आते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चावल के बारे में कि चावल की खेती कहाँ पे होती है, किस स्थिति में होती है, किस तरह से होती है। तो देखिए चावल जो है भारत में अधिकांश लोगों का एक खाद्यान्न है। चावल इसको खाते हैं। हमारा जो देश है भारत, तो चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन के बाद जो है भारत चावल के उत्पादन में इसका दूसरा स्थान आता है। और देखा जाए ठीक है, तो उत्पादक देश है कौन? भारत। चीन के बाद दूसरा उत्पादक देश है चावल का भारत। और यह भी कहा जा रहा है कि यह एक खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की। कब बोया जाएगा? तो आपकी ये जुलाई अगस्त के बीच में बोया जाएगा।
और आपका अक्टूबर नवंबर के बीच में काट लिया जाएगा, ठीक ना। जिसे कहा जा रहा है कि जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यानी चावल को उगाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए। अधिक आर्द्रता होनी चाहिए, कितनी? तो लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। और जहां पे कम वर्षा होती है तो ऐसे क्षेत्र में सिंचाई करके जो इस धान को उगाया जाता है। अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो ये धान की फसल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके होने के लिए सिंचाई या 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा जरूरी है। हम देखिए चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल का फसल ये उगाना संभव हो पाया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि चावल की जो पेटी है आप जान ही रहे। इसके अलावा अब जो है आपका हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर भी अच्छी खासी सिंचाई करके चावल की फसल को उगाया जाना संभव हो पाया है। अब हम बात कर लेते हैं गेहूं की फसल के बारे में। तो देखिए गेहूं की फसल कहा जा रहा है कि गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। नंबर 1 पे चावल आता है, जो देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। कहाँ पे? तो उत्तर यानी जो गंगा का जो क्षेत्र है ये वाला, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भाग जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक ना, तो उत्तर पश्चिम भागों में की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपका जो गेहूं है ये रबी की फसल है और रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए और इसमें खिला हुआ धूप की आवश्यकता पड़ती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से लेकर 75 डिग्री सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 50 से लेकर जो है 75 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता गेहूं की फसल की होती है। और कहा जा रहा है कि गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र होते हैं। उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलुज का मैदान, कौन सा? तो गंगा सतलुज का मैदान में ज्यादा गेहूं उगता है। और दक्कन का काली मिट्टी, इसमें भी गेहूं उगाया जाता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य है। ओके, आगे बात की जाए मोटे अनाज के बारे में। तो देखिए मोटे अनाज में मुख्य क्या आते हैं? तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो है भारत में उगाए जाने वाले कुछ मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब उदाहरणतः देखा जाए तो रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है रागी में, और कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और जो भूसी मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आप कर्नाटक में चले जाइएगा ना, तो कर्नाटक में जो है रागी का इतना छोटा छोटा बॉल बनाया जाता है। बॉल का मतलब कि उसको खाया जाता है सांभर के साथ। हमने भी खाया है, काफी अच्छा लगता है और काफी आपका जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है, काफी उससे ताकत मिलती है। ठीक है, आगे देखा जाए तो नेक्स्ट बात कहा जा रहा है कि यह फसल वर्षा पर निर्भर होता है। कौन सा फसल? आपका जो है क्या बोलते हैं, मोटे अनाज। अधिकतर आर्द्र क्षेत्र में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा मध्य प्रदेश है। यानी ये जो मिलेट है या जो मोटे अनाज है, इन्हें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में उगाया जाता है। बाजरा की बात की जाए तो यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। ठीक है ना। इसके लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके कुछ मुख्य उत्पादक राज्य हैं। किसके? बाजरा के। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली और बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में ये अच्छी तरह से उगाई जाती है। कौन? रागी। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे रागी उगाई जाती है। ओके, तो जितना बताया जा रहा है कि सारे आपको याद रखना है। मक्का की बात की जाए तो मक्का एक ऐसी फसल है
जो खाद्यान्न और चारा दोनों में प्रयोग की जाती है और एक खरीफ फसल है। कैसी फसल है? खरीफ, यानी धान के मौसम में इसको भी बोया जाता है। लेकिन मक्का एक ऐसी फसल है कि खरीफ और रबी दोनों में ही बोया जा सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। मक्का दोनों समय में उगाया जा सकता है, रबी और खरीफ, लेकिन मेनली ये खरीफ की फसल है। ओके, और कहा जा रहा है कि मक्का उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी उस पे मक्का की खेती अच्छे से होती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है। देखिए, मैंने यही बात बोला था कि मक्का एक ऐसी फसल है कि खरीफ की फसल मौसम में बोया ही जाता है, खरीफ की फसल है भी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पे रबी के मौसम ही बोया जाता है, जैसे कि बिहार में। इसके अलावा आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशकों जैसे उच्च पैदावार होने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग में मक्का का उत्पादन बढ़ा हुआ है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम बात करते हैं दालों के बारे में, एक चीज। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं दालों के बारे में। तो देखिए, दाल भारत में, दाल की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि दाल जो है, दाल भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे ज्यादा उपभोक्ता देश भी है। यानी दाल के मामले में भारत नंबर 1 पे उत्पादन करता है और नंबर 1 पे खाता भी है, उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, दाल के मामले में नंबर 1। शाकाहारी खानों में दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक है, ठीक ना। दाल का सबसे अधिक प्रोटीन इससे मिलता है। तूर यानी अरहर, रहर कहिए, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। ठीक है, इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी दाल की जो फसल है इसको कम नमी की आवश्यकता पड़ेगी और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे वर्षा नहीं हो रही वहां पे भी उगाना इसको संभव है। फलीदार फसलों होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालों वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अरहर है, मतलब कि रहर, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो जितने भी दलहनी पौधे हैं उनके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और यही राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर उसको नाइट्रेट के रूप में बदल देता है और मिट्टी में नाइट्रेट को प्रदान कर देता है और फिर मिट्टी की उर्वरक जो शक्ति है वह बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो आगे अब कहा जा रहा है कि भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य है। ध्यान रखना, कौन सा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक इसके जो है मुख्य जो है उत्पादक राज्य है। यानी आपका उत्तरी पश्चिमी का जो भाग है, इसके अलावा जो दक्षिण भारत में कर्नाटक आता है, ये जो है मुख्य उत्पादक राज्य है। अब हम बात करते हैं खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलों के बारे में। तो देखिए, गन्ना साल भर में एक बार, मतलब कि साल भर की फसल है। तो गन्ना जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की फसल है और यह 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस की तापमान होना चाहिए। और अभी आपने देखा कि 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान मक्का का भी होना चाहिए। यानी गन्ना और मक्का का जो है तापमान बराबर होता है। ठीक है, आगे देखा जाए तो आगे जो बात है यहाँ पे कहा जा रहा है कि गन्ना के तापमान तो 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, लेकिन इससे जो है 75 डिग्री सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए। कितना? इसके लिए 75 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर। और उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इसे, क्योंकि आपका 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। तो जहां पे कम बारिश होती है वहां पे सिंचाई करके इस फसल को उगाया जा सकता है। अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है, चाहे वह काली मिट्टी हो, चाहे दोमट मिट्टी हो, ठीक ना। तो किसी भी मिट्टी में इसको उगाना पॉसिबल है, ठीक ना। ये भी कह रहा है कि तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक मेहनत की आवश्यकता होती है, यानी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप उसको बोइए, जो है पानी दीजिए, खाद दीजिए, साल भर उसकी सेवा कीजिए, ठीक ना। और ये भी कह रहा है कि ब्राजील के बाद भारत
गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नंबर 1 पे कौन है? ब्राजील है। दूसरा नंबर पे आपका भारत आता है। यह चीनी गुड़ और खंडसारी। चीनी आप जानते हैं, गुड़ जानते हैं मतलब कि मीठा, या उत्तर प्रदेश में इसको भेली भी बोलते हैं, ठीक ना। और खंडसारी मतलब मिश्री, खंडसारी मतलब मिश्री। तो ये तीनों चीज गन्ने से बनता है और सिरप बनाने के काम में ये आता है, ठीक ना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो आगे ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो चीनी मिल है महाराष्ट्र में पाई जा रही है, सबसे अधिक जो है गन्ना का जो फसल है उत्तर प्रदेश में, जबकि सबसे अधिक चीनी आपका महाराष्ट्र में बनता है। ठीक है, ओके। और बिहार में ध्यान रखिएगा, बिहार में पूछा है क्वेश्चन कि बिहार में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में उगाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण। ओके, अब यहाँ पे देख लिया जाए तो तिलहन के बारे में बात किया जा रहा है। तिलहन के बारे में कहा जा रहा है कि 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश बन गया था। सन 2014 में तूरिया के उत्पादन में, तूरिया मतलब तूरी, ठीक ना, तूरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें मूंगफली आता है, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी ये भारत में उगाए जाने वाली मुख्य तिलहन के फसलें हैं। इनमें अधिक मात्रा में ये भी ध्यान रखिएगा, इनमें अधिकतर खाद है, मतलब कि अधिकतर क्या है, ये खाद्य फसलें हैं। और इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन और प्रसाधन मतलब क्रीम पाउडर जो महिलाएं यूज करती हैं, श्रृंगार का सामान सीधा सीधा कहिए, ठीक ना, और उबटन उद्योग में कच्चे माल के तौर पर ये प्रयोग किया जाता है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। ये गाना कुछ पीछे चल रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि पास में मंदिर है और मंदिर में गाना चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूंगफली खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? तो मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों में कुल उत्पादन का आधा %, 50% जो इसका योगदान होता है। किस में? तो आपका जितने भी तिलहन होते हैं, तिलहन जिससे तेल का उत्पादन होता है, उस तिलहन में 50% योगदान मूंगफली का होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पेज पे चला जाए और नेक्स्ट पेज पे और भी बातें हैं, इसको भी समझना जरूरी है हम लोगों के लिए। ओके, यहां पे कहा जा रहा है, एक मिनट, ओके, यहां पे कहा जा रहा है, एक मिनट, क्या हो गया जी, कहीं पे मक्खी होके बैठिएगा? ओके, एक मिनट, क्या हो रहा है आज? ठीक है, यहां पे देखिए, यानी कहा जा रहा है कि जितना भी तिलहन का उत्पादन होता है उसका 50% योगदान जो है ये आपका मूंगफली का होता है। और ये जो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य है। कौन कौन? तो मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य में गुजरात आता है, इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र आते हैं। अलसी और सरसों, अलसी मतलब कि समझिए शायद तीसी कहा जाता है अलसी को, तो तीसी यानी अलसी और सरसों रबी की फसल है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है। तिल जो है ये उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिण भारत में ये रबी की फसल में ये उगाई जाती है। इसके अलावा अरंडी खरीफ और रबी दोनों है, ठीक ना, और दोनों ऋतु में से बोया जाता है अरंडी। अब देखिए चाय की बात की जाए तो यहां से क्वेश्चन, तो चाय कॉफी से क्वेश्चन आपके तैयारी का पार्ट बन चुका है। ठीक है, चाय के बारे में कहा जा रहा है कि चाय की खेती रोपड़ कृषि है। कैसी कृषि है? रोपड़ कृषि का उदाहरण है चाय। यह महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, मतलब कि पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लेकर आए थे। यानी चाय को किसने लाया था भारत में? अंग्रेजों ने। और आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक जो है ये भारतीय है। चाय पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जो है जलवायु, इसके अलावा ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है। मतलब कि चाय
को उगाने के लिए एक तो ढलवा जो इस तरह से ढलान वाली खेत जो है जमीन होना चाहिए, इसके अलावा उस खेत में अच्छी तरह से जो है ह्यूमस होना चाहिए, वहाँ की जलवायु उष्ण या उपोष्ण कटिबंध का होना चाहिए। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण या नम या पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब कि पाला पड़ना चाहिए, ठंड पड़नी चाहिए, ठीक ना। आगे देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि इसकी जो है चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में आता है असम, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग, इसके अलावा जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल। ये जो है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, इसको याद रखना। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी हो गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी चाय की खेती की जाती है, लेकिन ये जो है आपके ऊपर वाले 4 महत्वपूर्ण है। सन 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा जो है चाय का बड़ा उत्पादक देश है, ठीक ना। यानी नंबर 1 चाय के मामले में कौन है, तो नंबर 1 चीन ही है। ओके, चाय चीन का व्यापार जानते होंगे जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं कॉफी के बारे में। तो कॉफी से भी क्वेश्चन बना हुआ है आपकी टीआरई का। देखिए कॉफी के बारे में कहा जा रहा है कि सन 2014 में भारत ने विश्व की लगभग 3.5% कॉफी का उत्पादन किया था। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है और हमारे देश में अरेबिका किस्म की जो है कॉफी पैदा की जाती है। क्वेश्चन टीआरई में बना था कि अरेबिका क्या है, तो कॉफी की एक किस्म है अरेबिका, ध्यान रखिएगा। और आरंभ में शुरू में यमन से लाई गई थी। ये जो अरेबिका किस्म की जो कॉफी है शुरू में यमन से लाया गया था। इस किस्म की कॉफी की विश्व में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से शुरू हुई थी। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि अरेबिका किस्म की कॉफी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो बाबा बुदन की पहाड़ियों पे। कहाँ, तो कर्नाटक। तो बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, देखिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। लेकिन शुरू में इसका उत्पादन जो है बाबा बुदन की जो पहाड़ी है कर्नाटक, वहां पे की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज कहाँ पे होती है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है यह कहाँ पे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में, वहीं पर जो है अरेबिका किस्म की जो है कॉफी उगाई जाती है। बागानी फसलें बात की जाए तो सन 2014 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रहा था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक देश है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची खासकर मुजफ्फरपुर, ध्यान रखिएगा बिहार में, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर जो है, तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेव, नाशपाती, खुबानी, अखरोट की विश्व भर में बहुत ज्यादा मांग है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ज्यादा नहीं बनता है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चला जाए। ओके, नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज है आपका, भारत विश्व में लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। कितना, तो भारत जो है विश्व में लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। और भारत का मटर, मूंगफली, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है, ठीक ना। तो ये भारत का अच्छा खासा यहाँ पे पकड़ है सब्जियों के मामले में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रबड़ की बात की जा रहा है। रबड़ के बारे में ही बात कर ली जाए, एक मिनट, रबड़ के बारे में भी बात कर ली जाए तो रबड़ के बारे में कहा जा रहा है कि रबड़ जो है, रबड़ आपका भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाया जा रहा है। मतलब कि रबड़ जो है यह भूमध्यरेखीय क्षेत्र, यानी जो आपका दक्षिण जो भारत है वहां पे पाया जा रहा है, इसका उगाया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जहाँ पे उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्र में उग सकता है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, यानी यह ऐसे क्षेत्र पे उग सकता है जहाँ पे बारिश की मात्रा अच्छी खासी हो रही हो। और इसके लिए 25 सेल्सियस से भी अधिक तापमान वाली
नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी जो तापमान होना चाहिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना कि इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों पर ये उगाया जाता है, यानी जो दक्षिणी भाग है। इसके अलावा पूरब में मेघालय याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इधर देख लिया जाए, इधर भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां पे दिया गया है रेशेदार फसलों के बारे में। तो रेशेदार फसलों में आपका दिया है कपास, जूट। देखिए रेशेदार फसलें जो है कपास, जूट, सन मतलब सनई और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होता है, यानी कपास, जूट, सन, ये जो तीनों रेशेदार फसल है यह मिट्टी से उगता है, जबकि जो प्राकृतिक रेशम है ये रेशम के कीट से, कोकून से प्राप्त होता है। और चौथा रेशम के कीड़े को कोकून से प्राप्त किया जाता है, देखिए लिखा भी गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। अब देखिए ये जो है रेशम का कीट जो है मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर ये पलता है और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं, जिसे रेशम का उत्पादन कहा जाता है, यानी सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक ना, तो रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर कहा जाता है। मलबरी के पेड़ पर पाला जाता है और रेशम उत्पादन के लिए जो है आपका रेशम कीट की आवश्यकता पड़ती है। ओके, नेक्स्ट पेज देखा जाए तो नेक्स्ट पेज अब कपास के बारे में है, इसे भी समझ लेते हैं। कपास के बारे में, कपास से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए कहा जाए कि कपास जो है भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि कपास की शुरुआत जो है भारत से ही हुई है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास मुख्य कच्चा माल है और कपास उत्पादन में भारत विश्व में 3य स्थान है, यानी विश्व में 3रा स्थान है भारत का कपास उत्पादन में। दक्कन का पठार शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, यानी काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है। और इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई जो है, इसके अलावा 210 पाला रहित दिन होना चाहिए, यानी 210 दिन ऐसा होना चाहिए कि उसमें पाला वाला ठंड न पड़े, ठीक है ना, और खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की। जिस समय जो है धान बोई जाती है उसी समय कपास को भी बोया जाता है, ये क्योंकि यह खरीफ की फसल है। नेक्स्ट बात किया गया है आपका जो है, ये जो है कहाँ गया, एक मिनट, और ये खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं, यानी कपास की जो खेती है, कपास की जो पौधा है, इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक है। अब देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 3 राज्य को छोड़ दीजिए तो अक्सर जो राज्य है ये दक्षिण भारत के हैं, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका जूट के उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्वेश्चन तैयारी का बन चुका है, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में ये जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, यानी जूट का फसल वहां पे उगाया जाता है जहां पे अच्छी खासी बारिश होती है, जहां पे पानी लगता है, ठीक ना, जहां हर वर्ष बाढ़ आई रहती है और नई मिट्टी जमा होती है, ऐसे क्षेत्र में जो है आपका जूट की खेती की जाती है। जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, एक कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे इसकी खेती की जाती है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं है इसलिए कुछ टिक नहीं किया गया है। नेक्स्ट पेज पे चला जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूमि सुधार में, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूमि सुधार के कानून तो बने, यानी अब देखिए यहाँ पे अब आगे बात की जा रहा है कि फसल उगाने के लिए जो है भूमि सुधार भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास जब अच्छी खासी भूमि रहेगी तब जाके फसल उगेगा। तो कहा जा रहा है कि भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इनको लागू करने में ढील की गई। 1960 से लेकर 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की, ठीक ना, और इसके लिए अच्छे खासे टेक्नोलॉजी का विकास किया गया। इसके अलावा कुछ श्वेत क्रांति भी आई, श्वेत क्रांति, इसके अलावा हरित क्रांति भी आया, ठीक ना, हरित क्रांति भी आया जिसमें 1966 से लेकर 1966-67 में हरित क्रांति को शुरू किया गया था।
इसके अलावा यहाँ पे कुछ बातें हैं कि किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था भी की और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इसके अलावा जो है आकाशवाणी दूरदर्शन की भी व्यवस्था की गई कि किसानों को खेती के संबंध में उनको जानकारी दिया जाए, ठीक ना। और मौसम की जानकारी देने के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम का भी प्रसारण किया गया था, ठीक है। आगे बात की जाए तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इस पेज पर। भूदान, ग्रामदान, या जिसे आप लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके टीआरई के बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। अब देखिए भूदान ग्रामदान है क्या। तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, इनको जानते हैं, महात्मा गांधी के शिष्य थी विनोबा भावे। तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने अपने सत्याग्रह में विशेष निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा भी गहरी आस्था थी इनकी, विनोबा भावे की। और गांधी जी की शहादत के बाद, मतलब कि मृत्यु के बाद, उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की, पैदल चली। और एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रही थी, लोगों को कुछ समझा रही थी, तो भूमिहीन गरीब ग्रामीण ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी थी, ठीक ना। यानी कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो पोचमपल्ली जो गांव था, तो उस गांव के जो गरीब जो किसान थे, उन लोगों ने क्या की, तो विनोबा भावे से अपनी समस्या को बताई और कहे कि हमें कुछ भूमि की आवश्यकता है ताकि हम कृषि कर सके और जीवित रह सके, ठीक ना। तो यहाँ पे विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें, सहकारी खेती मतलब कि कुछ लोग मिलजुल के एक साथ खेती करते हैं, तो सहकारी खेती करें तो भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। लेकिन अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश भी कर दी, ठीक ना। और नेक्स्ट बात कहा गया है इसी पेज में कहा गया है नेक्स्ट बात कि इसे भूदान के नाम से जाना गया, यानी उन्होंने जो खेत जो दी लोगों को, 80 किसानों को 80 एकड़ जो भूमि दी, इसी भूमि को भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। और जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे, कुछ जमींदार थे, वे अनेक गांव के मालिक हुआ करते थे। तो जमींदार जो अनेक गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश कर दी, ठीक ना। इसे ग्रामदान कहा गया, यानी जमींदारों ने जो कई गांव के मालिक थे, वे भूमिहीन किसानों को पूरा गांव देने की पेशकश कर दी, इसके चलते इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भू सीमा कानून से बचने के लिए, जो उसमें भूमि कानून आया था, तो उस भू सीमा कानून से बचने के लिए जो जमींदार थे, वे अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन बनता है कि रक्तहीन क्रांति से कौन जुड़ा था, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना, विनोबा भावे। अब यहाँ पे हम और बात करें तो यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ पे भूदान ग्रामदान हो गया। और देखा जाए तो इस पेज पर यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट शुरू होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज के सभी वर्गों को खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली को शुरू किया है। अब देखिए, भारत सरकार ने जो है गरीब लोगों को खाद्य की समस्या न हो, ठीक ना, तो उनके जीवन यापन के लिए भारत सरकार ने जो है सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली को शुरू किया है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो है 2 घटक हैं। कितने घटक हैं? तो इसके अंतर्गत 2 घटक हैं। एक जो घटक है इसे बफर स्टॉक सिस्टम कहा जाता है और दूसरा आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस कहा जाता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। जैसे कि हम लोग कोटा के माध्यम से जो चावल गेहूं लेते हैं, ठीक है ना, तो यही आपका जो है ये सिस्टम है। आगे देखा जाए तो आगे कहा जा रहा है कि खदानों की अधिक प्राप्ति एफसीआई, एक मिनट, खदानों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की जो व्यवस्था है यह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, यानी एफसीआई के द्वारा किया जाता है। ये जो एफसीआई होती है यह लोगों से कम कीमत पे एक समर्थन मूल्य होता है, उस समर्थन मूल्य पे जो है अनाज खरीदती है, उसको इकट्ठा करती है और फिर लोगों में उसको वितरित करती है, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है सुनिश्चित करती है। कहने का मतलब है कि ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है यह लोगों से अनाज को खरीदती है, उसको इकट्ठा करती है और सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है यह लोगों को अनाज कम कीमत पे वितरित करती है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये क्या होता है? तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जिस पर सरकार एक निश्चित कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाती है। यानी जैसे मान लीजिए कि गेहूं का अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर 23 रुपये डिसाइड हो गया, तो इसका मतलब कि अगर कोई व्यापारी किसी किसान से गेहूं खरीदता है तो 23 रुपये से अधिक पर खरीदेगा, या तो 23 रुपये खरीदेगा, लेकिन 23 रुपये से कम कीमत पे नहीं खरीद सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 रुपये डिसाइड कर दिया है कि अगर कोई व्यापारी 23 रुपये में किसी किसान का अनाज नहीं खरीदता है तो वह ले आके हमारे यहाँ पर 23 रुपये में बेच सकता है, 30 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक ना। तो इसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा गया है, ठीक ना। तो किसानों ने खदान प्राप्त करती है। सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशकों पर सहायकी सब्सिडी देती है और उपलब्ध कराती है। आगे देखा जाए, आगे यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, इसे समझ लिया जाए तो उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। जो उपभोक्ता हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का फायदा उठाते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं गरीबी रेखा से नीचे, जिसे बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल कहा जाता है, और दूसरा होता है गरीबी रेखा से ऊपर, जिसे एबव पॉवर्टी लाइन या एपीएल कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें अलग अलग होती हैं। जो बीपीएल वाले होते हैं उनको जो चावल दाल या जो गेहूं मिलता है उसकी कीमत थोड़ी सी कम होती है। जो एपीएल वाले होते हैं उसकी चावल दाल गेहूं की कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलता है। ओके, इतनी बात हम लोग समझ गए। थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अन्य जो है अनवांटेड आपको नॉइस सुनाई पड़ रही होगी, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर शायद खत्म हो गया, कुछ महत्वपूर्ण बातें और इसमें नहीं है। चैप्टर कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ठीक ना, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और हाँ, हमारे यहाँ से अगर कोई लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कम कीमत पे ले सकते हैं। और इतना समझिए कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बिल्कुल आपका जीएस का पेपर और पीआरटी में 6 to 8 और आपका प्राइमरी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।